So now let's get started with the preparation of we are in continuation with the preparation of alkanes. We did till decarboxylation, that is removal of CO2. So now we are starting with Kolbe electrolytic method, बच्चे. This is the last method of preparation of alkanes from carboxylic acid. Kindly put down this heading, Kolbe's electrolytic method. सो नाउ इट इज अगेन अ नेम रिएक्शन. सी हमने इस चैप्टर के अंदर, अब तुम्हें ऑर्गेनिक्स के अंदर ये बात समझनी पड़ेगी, देयर आर सर्टेन रिएक्शंस व्हिच आर known by the names of their discoverers, by the name of the scientists, those who have really done work in order to implement all those reactions. तो उनमें से एक तो हमने कल किया था, that was Wurtz reaction, और एक आज कर रहे हैं कोल्बे रिएक्शन. सी लिसन, इन क्लास 11th एंड 12th, 10th में भी इन बातों का थोड़ा बहुत इंट्रो होता है मगर इतना स्ट्रांगली नहीं होता. 11th और 12th में याद रखना, नेम रिएक्शंस आर ऑफ अटर इंपॉर्टेंस. नेम रिएक्शंस का अपने आप में एक चैनल होता है, और जितने भी इंटर कन्वर्जन्स होते हैं कि जैसे इस कंपाउंड को उसमें कन्वर्ट करो, नेम रिएक्शंस जनरली टीचर्स चाहते हैं कि इन्वॉल्व करते हुए बच्चे करें, तो वो लोग ऐसे ही आपको देंगे. इसलिए नेम रिएक्शंस की इंपॉर्टेंस समझना. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड. तो अब जरा यहाँ पे देखो, यस्टरडे आई टॉट यू कि एसिड और बेस एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर. Now, when we talk about an acid, let's take CH3COOH, क्योंकि मोस्टली फिलहाल यही यूज होता है कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में. और एक बेस ले लिया, NaOH ले लो या चाहो तो KOH ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है. H और OH यहाँ से हट गए. अगर NaOH लिया है तो सॉल्ट बना CH3COONA, और अगर आपने पोटेशियम वाला लिया है KOH वाला तो CH3COOK along with water of course. ठीक है. अब हमें इससे काम लेना है, इससे या इससे. ये तो सिर्फ बताने के लिए था कि मतलब सॉल्ट बनता है, क्योंकि हम लोगों ने कल जो हेडिंग डाली थी दैट वाज प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड्स. तो आप ये बात मुझसे कह सकते हो, मैम हाउ कम एसिड्स, एसिड तो इस्तेमाल नहीं हो रहे, आप तो ये इस्तेमाल कर रहे हो. तो होता क्या है, पहले एसिड को बेस से मिलाकर उसका सॉल्ट बनाया जाता है, फिर उस सॉल्ट को कोलबे मेथड के अंदर एम्प्लॉय किया जाता है. गॉट इट. लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे हम लेंगे CH3COO के, CH3COO के 2 मोल्स ले रहे हैं बच्चे इसके ये. अब साथ में आपने यहाँ पे कर दिया इसमें 2 वाटर के साथ रिएक्शन, और यहाँ कर दिया इलेक्ट्रिक आर्क. नाउ लिसन केयरफुली, एक बार जरा यहाँ पे देखो. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सॉल्ट? दिस इज नोन एज पोटेशियम एसीटेट. पोटेशियम एसीटेट. अब अगर मैंने इसी पोटेशियम एसीटेट के इन 2 मॉलिक्यूल्स में से एक H को दोनों में से हटा दिया, यानी दिस इज CH2COO के, क्योंकि तुमने एक H हटाया तो उसका बॉन्ड ऐसे खाली रह गया. ऐसी दूसरे के पास भी CH2COO के, और एक बॉन्ड यहाँ पे भी खाली रह गया. ये दोनों बॉन्ड जुड़कर एक बॉन्ड बना गए. इसको हम कहते हैं पोटेशियम सक्सीनेट. ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पोटेशियम सक्सीनेट. अब इस पोटेशियम सक्सीनेट में वही काम करो जो हमने पोटेशियम एसीटेट में किया, एक एक H और हटा दो. यहां से भी एक H, यहां से भी एक H हम और हटा देंगे. तो अब जो बनेगा, लेट्स सी हियर, CHCOO के, बॉन्ड तो था ही पहले से CHCOO के, जो तुमने एक एक H और हटाया उसका आधा आधा बॉन्ड और मिलकर ये पूरा बॉन्ड बन गया. दिस इज नोन एज पोटेशियम फ्यूमरेट. और यहाँ पे आ गया HOH के साथ. तीनों में हमें यहाँ HOH ऐसे लगाने ही है, इलेक्ट्रिक आर्क.
ऐसे याद रखना, AS और ये हो गया F। दिस इज पोटेशियम एसीटेट, S is potassium succinate and this is potassium fumarate, ASF। ऐसे याद रखना। Is that clear? ASF। अब ये जो आपके पास यहाँ पे ASF यहाँ पे बना है, इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस इस बात की है कि यहाँ पे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हम तीनों बना के यहाँ पे रख देंगे। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब जरा देखो कैसे बनता है। लिसन इन द फर्स्ट वन। देखो पहले सब लोग, दो पोटेशियम है ना, दो OH लेके अलग हो गए, यानी 2 टाइम्स ऑफ KOH बन गया। डन। दो H बचे यहां पर, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। दो COO दिख रहे हैं तो 2 टाइम्स ऑफ CO2 गैस। अब बचा क्या तुम बताओ? दो कार्बन, तीन तीन H जोड़ो, C2H6। दिस इज व्हाट बेटा? इथेन। एस। चलो सेकंड में करो, अपने आप सोचो। दो के क्या ले गए? दो OH, तो 2KOH बन गए। अब देखिएगा दो H आपस में जुड़कर हाइड्रोजन बन गया, और ये आ गया हमारे पास COO, 2 टाइम्स ऑफ CO2 along with CH2CH2, couple them, C2H4। what is it? Ethene। चलो थर्ड में अपने आप बनाओ। यू आर गुड इनफ, आप कर लेंगे। व्हाट से बेटा? दो के, दो OH, 2 टाइम्स ऑफ KOH along with hydrogen gas, here it is। फिर ये क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ CO2, और ये क्या बन गया? C2H2। and what is it? Ethyl। डन। तो ये है हमारे पास यहाँ पे इथेन, इथीन, इथाइन का तीन चीजें जो यहाँ बनती है। बट द पॉइंट इज, मैम आपने तीनों यहाँ क्यों सिखाए? ये तो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में है बेटा, क्योंकि ये ना एक साथ याद हो जाते हैं। ASF, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई, ASF से ध्यान रखना। दिस इज द वे दैट यू हैव टू रिमेम्बर। तो ये आपकी मेमोरी पे भी हिट करेंगे कि ठीक है मैम, एक साथ रिवाइज हो जाएगा ASF से। दिस इज द वे, और मेथड भी एक है। ओके। अच्छा, नाउ लिसन टू मी एवरीवन। ये हमने पढ़ा तो था जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, लेकिन कई बार बच्चों को क्योंकि रिकॉल नहीं हो पाता, सारी चीजें नहीं है। बी सीटेड बेटा, हाँ वील टॉक अबाउट इट। पहले आप लोग बैठ जाइए जरा। नाउ लिसन टू मी, व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक आर्क, किसी भी, बेटा एक पॉइंट नोट करना, व्हाट एम आई सेइंग हियर। अगर कभी भी एरो के ऊपर, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक आर्क लिखा मिल जाए, या आपको मिल जाए पेरोक्साइड, या आपको मिल जाए हाई टेम्परेचर, such things, if in case they are mentioned on the arrow, then do remember यहाँ फ्री रेडिकल लग रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लग रहा है। इसे कहीं नोट कर लीजिए।
कभी भी एरो के ऊपर इलेक्ट्रिक आर्क या पेरोक्साइड मेंशन्ड हो तो, या हाई टेम्परेचर लिखा हो, और कोई तुमसे पूछ ले कौन सा रेडिकल इन्वॉल्व है, ऐसे पूछेंगे इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व है, न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है, फ्री रेडिकल इन्वॉल्व है, तो पहचान ये है, एरो के ऊपर अगर करंट है, इलेक्ट्रिक आर्क है, तो फ्री रेडिकल इज रिस्पॉन्सिबल, फ्री रेडिकल लगते हैं। यू नो व्हाट आर फ्री रेडिकल्स बेटा? दे आर प्रेजेंट इन एयर ऑल्सो, ठीक है, जो हम सबकी स्किन के साथ चिपक जाते हैं, और ये क्या करते हैं आज की डेट में, बहुत जल्दी एजिंग प्रोसेस करते हैं। तो दीज आर फ्री रेडिकल, दे आर नथिंग न्यू, जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, ये हमारे एयर में भी बैठे हुए हैं, सारे केमिकल्स हैं वैसे आज की डेट में। तो कहीं पे भी इलेक्ट्रिक आर्क आए, पेरोक्साइड आए, हाई टेम्परेचर आए, या पॉलीमराइजेशन वर्ड आए, समझ जाना अपने आप ही, मतलब ये अंडरस्टूड पॉइंट है कि ओके मैम यहाँ पे फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं यहाँ से। Put down the heading physical properties of alkanes. Now kindly start from this side बेटा, इधर से कीजिएगा आप लोग, okay? Leave out 2-3 pages and then you can start up with the things. Put down the heading now, physical properties of alkanes. Okay, now listen बेटा, all of you are aware about one point. एल्केन्स होते हैं क्या है? आप कहोगे मैम CnH2n+2, हमने ये पढ़ा है, दीज आर एल्केन्स। तो यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर की गई, मान लो एक की 2 है तो एक की 2.1 है, तो आप क्या कहोगे? नियरली द सेम, हम बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं मानेंगे। तो जब दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतने कम डिफरेंस पर होती है, तो हम मानकर चलते हैं कि इन दोनों में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर दो एलिमेंट्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तो हम अमीर और गरीब की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अमीर एंड गरीब? यानी एक के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, एक के पास कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। काइंडली प्लीज बेटा मेरी बात को नोट करो, ठीक है, इन पॉइंट्स पे तुम 12th में बहुत अटकोगे। पोलर एंड नॉन पोलर, व्हेन वी से दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट मीन्स हम नॉन पोलर नेचर उसकी बता रहे हैं। और अगर हम कह दें इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, डिफरेंस पाया गया इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऐसे दो एलिमेंट्स आपस में जुड़कर पोलर कंपाउंड बनाते हैं। फिलहाल कार्बन और हाइड्रोजन जो कि एल्केन्स को बनाते हैं, इनके बीच में आई एम सेइंग कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो नियर है, बहुत नियर, तो नियरली द सेम, और वी कैन से कि ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो हम कहेंगे ये कैसे कंपाउंड्स हैं? दीज आर नॉन पोलर। तो रिमेंबर बेटा, द फर्स्ट पॉइंट सेज दैट, लिख लो अब यहाँ पे, एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर ड्यू टू very little difference in what? Come on, tell me. Very good. That's the point. Difference in their electronegativities. Second point, these are colorless and odorless. Okay. Have you heard about this line that is, a man is known by the company he keeps? कहते हैं ना, आप जैसे होंगे आप उसी संगति में बैठे मिलेंगे। विद्वान विद्वान के साथ, खिलाड़ी खिलाड़ी के साथ, बदमाश बदमाश के साथ, हर तरीके का। ओके, सो वी से जो जैसा होता है वो उसके साथ जाके घुल मिल जाता है। तो यही हमारी केमिस्ट्री में चलती है, लाइफ इज एक्चुअली केमिस्ट्री ओनली देयर। तो वी से लाइक डिजॉल्व्स लाइक, हैव यू लर्नड अबाउट दिस आल्सो? लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो पोलर चीज पोलर में जाके घुलेगी, और नॉन पोलर चीज नॉन पोलर में घुलेगी। तो व्हाट डू यू सजेस्ट अबाउट एल्केन्स? व्हाट काइंड ऑफ नेचर डू दे हैव? पोलर। तो दे विल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। गॉट इट डियर? तो लिखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट। तो यहां लिखिए, पोलर substances are soluble in
polar solvents or non-polar substances are soluble in non-polar solvents like dissolve like वही वाली कैटेगरी। इसलिए हम कहते हैं कि alkanes will dissolve in polar solvents। इन सारे पॉइंट में यही लाइन इंपॉर्टेंट है, एल्केन्स नॉन पोलर नेचर के होते हैं। जो बोलोगे इस बेसिस पे बोलोगे बेटा। और होते क्यों है? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना के बराबर है। ओके डियर, वेरी लिटिल डिफरेंस इज फाउंड इन बिटवीन दीज टू व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। सो नाउ फॉलोइंग अप द नेक्स्ट पॉइंट, इज इट ऑल डन? All these three done, everyone? So let's go on to the next one. Let's talk about boiling point. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा तो ये आएगा। सी बेटा, अब एक रूल जान लो, इट विल वर्क टिल योर क्लास 12th। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट में और कोई पॉइंट नहीं आता। ध्यान से सुनो। बॉइलिंग पॉइंट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि मॉलिक्यूलर मास कितना है। ठीक है? जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास, हेवियर मॉलिक्यूल होगा आपके सामने उस कंपाउंड का, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पाया जाएगा। ओके? तो व्हेन वी से एक कंपाउंड मॉलिक्यूलर मास में कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, और उसके कंपेरेबल दूसरे वाले का ज्यादा है तो उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा। गॉट इट? अच्छा, दूसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट एक तो इस फैक्टर पे मैटर डिपेंड करता है, एक बात करता है वो ब्रांचिंग पर। बॉइलिंग पॉइंट इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ऐसे याद रखो। फाइन, अब जरा ब्रांचिंग की बात करते हैं। व्हाट डू वी टॉक अबाउट ब्रांचिंग एंड सो सी लिसन। सपोज बेटा ये मान लो कि यहाँ पे एक ये रस्सी है। ठीक है? दो लोगों ने पकड़ रखी है, ए और बी ने। अभी ये ऐसा है। अब आपने क्या किया, इस रस्सी के अंदर सी नाम का वेट डाल दिया। ठीक है? व्हाट डू यू से, ये रस्सी ऐसी ही रहेगी या थोड़ी बेंट हो जाएगी? इजंट इट? अगर आप इसके ऊपर बोझ डालेंगे तो क्या हो जाएगा? बेंट हो जाएगी। अगर आप इसके अंदर और बोझ डाल दोगे फिर क्या होगा? ये और बेंट हो जाएगी। इजंट इट डियर? समझ में आ रही है मेरी ये वाली बात? तो ये जो ब्रांचिंग है, ये है सी और डी फैक्टर्स जो ब्रांचिंग कर रहे हैं। ये मॉलिक्यूल को जो पहले बिल्कुल स्ट्रेट था उसे कर्व बनाते जा रहे हैं, उसके ऊपर बोझ डालते जा रहे हैं। बोझ डालने की वजह से क्या हो रहा है, ये मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता चला जा रहा है। कैसे होता जा रहा है? स्फेरिकल। जितना ज्यादा स्फेरिकल ये मॉलिक्यूल होता चला जाएगा उतना कम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा। जितना कम सरफेस एरिया ये ऑक्यूपाई करेगा उतनी जल्दी ये बॉयल हो जाएगा। दिस इज द टर्म, ये मैंने कोई ड्राइंग नहीं बनाई है। दीज आर फैक्चुअल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ब्रांचिंग से बोझ बढ़ जाता है, बोझ बढ़ने से चीज बेंट हो जाती है, बेंट होने से वो स्फेरिकल हो जाती है। स्फेरिकल जब भी कभी कोई मॉलिक्यूल होगा, लिक्विड मॉलिक्यूल की बात कर रही हूं, तो 100% स्फेरिकल होने की वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना कम आपका बॉइलिंग पॉइंट निकल कर आएगा। तो मोर ब्रांचिंग की वजह से ये वाले कॉन्सेप्ट्स आपको लगाने हैं। तो दो कॉन्सेप्ट सीखे बस आपने बॉइलिंग पॉइंट में, इट विल वर्क टिल क्लास 12 आई एम सेइंग। इसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट बॉइलिंग पॉइंट में नहीं आता। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, जितना ज्यादा बोझ बढ़ा दोगे, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग कर दोगे उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ए पॉइंट, जरा लिखिए इसके अंदर। Boiling point of alkanes show a steady increase with increase in molecular masses. Boiling point of 3 isomeric pentane decreases with the increase of
branching, that is in number of branched chains as the, बताओ मॉलिक्यूल की शेप कैसी हो जाती है? as the molecule attains, बताओ, या spherical shape. Okay, which results in lower boiling temperature. So I'll give you 3 structures. आप मुझे इसमें बताना मैम सबसे ज्यादा बोझ इसमें दिख रहा है, तो जिसमें सबसे ज्यादा बोझ दिखेगा कह देना उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है. गॉट इट डियर? इन्होंने बोला है ना 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स, मैं इन्हें ड्रॉ करूं. Is it all done? Copy it, everyone. Well, this is my request to all those who will be taking video lectures here. Kindly be regular. अगर इस बार आप लोग ने टेस्ट देने नहीं आए हैं तो आप लोग के घर पे फोन तो पहुंच ही गए होंगे, और अगर अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो पहुंच जाएंगे. तो काइंडली बी केयरफुल बच्चे. अगर आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिए तो रिजल्ट जो अभी आए हैं या आने वाले हैं उससे भी भयंकर आगे वाले टाइम में रहेंगे. ट्रस्ट मी, मैंने आप लोगों से कहा था यू विल काउंट ऑन योर फिंगर्स कितने बच्चे टोटल आपके 50-60 जो भी आपकी स्ट्रेंथ है क्लास में से पास हुए. यू विल काउंट देम इन नंबर. आप उन्हें अपनी उंगलियों पे काउंट करेंगे और बहुत तारीफ करेंगे उस बच्चे की जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में डाउन होगा. और रिजल्ट्स ऐसे आपने देख लिए होंगे, हाफ ईयरलीज के सबसे भयानक रिजल्ट होते हैं. तो प्लीज मान जाइए, टेस्ट देने आ जाइएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट फॉलो, लेट्स गो विद दैट. बताइए बेटा. CH3 CH2 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 CH3. Then we have this. अब आपको ये पेंटेन कैसे है? सी व्हाट इज पेंटेन बेटा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन हेयर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. All these three are isomeric pentanes. Now you suggest me, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर इसमें लिखूं तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होने वाला है? सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट. ब्रांचिंग देखो, सबसे ज्यादा ऐसी निकली हुई शाखाएं किसकी हैं, ब्रांच किसकी है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. व्हाट डू यू सजेस्ट? थर्ड, दैट्स ट्रू, फॉलोड बाय सेकंड, एंड देन द फर्स्ट वन तो बिल्कुल स्ट्रेट है, उसका सोचना ही नहीं है. तो इसकी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका है, मिनिमम इसका है. तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस इन दिस ऑर्डर. गॉट इट? रीजन क्या लिख के आओगे? जो ये है, मोर ब्रांचिंग, स्फेरिकल सरफेस एरिया डिक्रीजेस, लोअर इज द बॉइलिंग पॉइंट. सिंपल सी बात है. अगर ये की पॉइंट्स याद हो गए तो आपका ये टॉपिक प्रिपेयर हो गया. और मैंने फिर कहा है इट विल वर्क टिल 12th, और कोई नया पॉइंट नहीं आता. बॉइलिंग पॉइंट के बाद ये 2 पॉइंट चलते हैं हर जगह. So now let us switch on to chemical properties. This is all about physical properties. क्योंकि आप लोग शुरू में पढ़ रहे हो, एक मिनट मेरी बात सुन लो. कोई भी चैप्टर ऑर्गेनिक्स का होता है बच्चे, पहले इंट्रो होता है उस चैप्टर का, यानी उसमें हम पढ़ते हैं उस चैप्टर का IUPAC नॉमेनक्लेचर.
और जो उसकी कोई जनरल अगर कोई इंपॉर्टेंट कंपाउंड है तो उसका यूज पढ़ लेते हैं कई बार। फिर उसके बाद होता है उसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के बाद आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिर आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद उस चैप्टर के अंदर लास्ट में पढ़ा जाता है उसके यूजेस। कोई भी चैप्टर ऑर्गेनिक्स में इन चार पार्ट्स में कवर होता है, यानी प्रिपरेशन, फिजिकल, केमिकल, यूजेस। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज? एंड या दे आर ट्रूली द सेम, बिल्कुल सही कह रहे हो। जो दिखता है वो फिजिकल है और जो नहीं दिखता है वो केमिकल है। ठीक है। हम तभी कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस से हम किसी की केमिकल अपीयरेंस नहीं जान सकते। ठीक है, जरूरी नहीं आपकी आउटर अपीयरेंस आपकी इनर अपीयरेंस को बता दे। तो दैट्स द सेम एज आई टोल्ड यू, केमिस्ट्री इज नथिंग बट द रियल वर्ल्ड। इफ यू विल डील विद इट यू विल कैच इट अप। तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी बॉइलिंग पॉइंट। मैम उसमें आपने फिजिकली क्या देखा? अरे सिर्फ मॉलिक्यूलर मास, भारी कौन है, झुका हुआ कौन है, मैंने ऊपर से देखा, मैंने बता दिया, दैट्स इट। तो दिस इज द फिजिकल थिंग दैट वी आर डीलिंग इन। तो इसी तरह से अब हमें अलग से पढ़ना होगा केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सो पुट डाउन द हेडिंग नाउ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। एक तरह से देखो, हम आज सेकेंड डे ऑफ एल्केन्स पर है, हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर है और यूजेस, यानी केमिक इतना सा ही एल्केन का चैप्टर है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या क्या पढ़ना है पहले हेडिंग डालिए इसमें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बेटा प्लीज बात मत कीजिए। सेकेंड इज, it's a long way to go, so I guess substitution. Now next is combustion. Then we have oxidation reaction. Fourth is isomerization. Fifth is aromatization. Sixth is reaction with steam. And seventh is pyrolysis. So let's talk about the prime one, that is substitution reactions. May I? Put down the heading, beta, substitution reaction. जैसा कि नाम है वैसा ही इसका काम है, सब्स्टिट्यूशन लेना। अब जरा एक में जरा देखो, मान लो ए बी कंपाउंड है, एक्स नाम का एक अटैकिंग रेजेंट आया, इसने क्या किया, बी को ए से अलग कर कर खुद बी की जगह ले ली और बी को बाहर निकाल दिया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज सब्स्टिट्यूशन। इसे मैं ऐसे बोलती हूँ, एक चीज अंदर आती है तो बदले में एक चीज बाहर जाती है। ठीक है, एक चीज अंदर आती है तो बदले में एक चीज बाहर जाती है। अब नाउ लिसन टू मी केयरफुली हियर, आई एम रिवाइजिंग दिस ऑल। कभी भी कोई भी रिएक्शन होती है केमिस्ट्री में, कोई भी रिएक्शन, उसमें रिएक्टेंट दो तरीके के होते हैं। रिएक्टेंट्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं अटैकिंग रिएजेंट, एक होता है सबस्ट्रेट जो उसे सहता है। अटैक को सहने वाले को क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, वन इज सबस्ट्रेट, अदर इज अटैकिंग रिएजेंट। जो अटैकिंग रेजेंट होता है वो तीन तरीके का होता है बेटा, होते तो बहुत तरीके के हैं, मैं इन कोर्स बात कर रही हूँ तीन तरीके के। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल, और एक होते हैं फ्री रेडिकल।
इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, फ्री रेडिकल वो स्पीसीज होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इकलौता एक इलेक्ट्रॉन पाया जाए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कह दिया मिथाइल फ्री रेडिकल, तो इसके पास ऐसे एक ये है, एक ही बस ऐसे इलेक्ट्रॉन बचा रहता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीन तरीके के होते हैं। अटैकिंग रेजेंट ने कौन से वाले ने अटैक किया है उसके नाम पर। इफ इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग आई विल बी कॉलिंग दिस एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एज द नेम सेज बच्चे बहुत सिंपल है, केमिस्ट्री से ज्यादा सिंपल कुछ नहीं है। बट बात क्या है, केमिस्ट्री वास्ट होती है, ग्रिप में लानी पड़ती है, समझ में सब आएगा। बात है शॉर्ट टर्म पे उसको रिवाइज कर लीजिए तो बेटर हो जाती है। तो अभी के लिए बेटा मैं क्या, मैंने आपको दो पॉइंट्स पढ़ाए। व्हाट डू वी मीन बाय सब्स्टिट्यूशन? एक चीज अंदर आएगी, बदले में एक चीज बाहर जाएगी। जो अटैकिंग रिएजेंट है वो अंदर आने वाली चीज है। वो तीन तरीके का होता है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल, जिसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन का टाइप डिस्कस होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बॉन्ड चेंज नहीं होते। अगर ए बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो अब जो नया बॉन्ड ए और एक्स का बना है उनके बीच में भी सिंगल बॉन्ड ही होगा। ऐसा नहीं होता सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड ट्रिपल में कन्वर्ट हो गया, या ट्रिपल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया। बॉन्ड की इंटेग्रिटी आप टच भी नहीं करेंगे, जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा। गॉट इट बेटा? मान ले ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड था, कहने को हमने कहा सब्स्टिट्यूशन हुआ, तो डबल बॉन्ड विल स्टे इन बिटवीन ए एंड एक्स, double bond will not change. Single bond, if it had a single bond then it would be single bond, अगर डबल तो डबल, अगर ट्रिपल तो ट्रिपल, बॉन्ड को टच नहीं किया जा सकता। गॉट इट बेटा? ये है सब्स्टिट्यूशन की पहचान। तीन चीजें जानी आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, सब्स्टिट्यूशन में एक चीज अंदर आती है, एक चीज बाहर जाती है। सेकेंडली मैम तीन टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक या फ्री रेडिकल। तीसरी बात, बॉन्ड चेंज नहीं होता, बॉन्ड चेंज नहीं होगा। गॉट इट बेटा? सब्स्टिट्यूशन की बात। ओके डियर, नाउ थोड़ा सा आपको और पढ़ाती हूँ। ये बेसिक है क्योंकि मैं साथ साथ क्लियर करती चलती हूँ, इससे आपका चैप्टर जो है रिएक्शन मैकेनिज्म वो रिवाइज होता है यहाँ पर। ठीक है, एक चैप्टर आपके इसी साल का है बच्चे, ठीक है, मैं करा चुकी हूँ, लेकिन उसी का मैं रिवीजन देती हूँ इन चैप्टर्स के साथ चलते चलते, सो दैट आपका डबल रिकॉर्ड हो जाए। और ये साबुत का साबुत सारा का सारा 12th में यूज होगा विदाउट 11 स्टैंडर्ड रेफरेंस। तब डायरेक्ट टीचर्स बोला करेंगे देखो यहाँ लग रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो पहचानना पड़ता है उस वक्त कि यार क्या पढ़ा था 11th में। तो इससे कहते हैं 11th की मैं फिजिकल को इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानती, मैं इनऑर्गेनिक को नहीं मानती। ऑर्गेनिक्स बेटा इज द सोल पार्ट, जो आप रह ही नहीं सकते 12th में, नहीं तो रोना आएगा ऑर्गेनिक्स के अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब अगर एवरेज बंदा होके पास होना है तो अलग बात है, नहीं तो अच्छे मार्क्स तो नहीं आने वाले जब तक ऑर्गेनिक्स 11 की पक्की ना हो। एंड वन टिप दैट आई ऑलवेज गिव टू ऑल माय स्टूडेंट, प्लीज सब लोग सुनना जरा ध्यान से। एंड द टिप इज कि जब आपके इस बार के एग्जाम्स खत्म हो जाएं, कुछ पढ़ो ना पढ़ो, जैसे होता है मैम थोड़ा टाइम है अभी ट्यूशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, अभी हम लोग को घर पे हम यूं ही बैठे हैं, अभी हम नहीं कर रहे ज्वाइन, या अभी स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ है, जो भी कुछ है, उस समय में 11th की ऑर्गेनिक्स रिवाइज कर लेना। 12th में सारी यूज होने वाली है, वन टू ऑल। ठीक है, तो ये जो पढ़ रहे हो, जो अब पढ़ रहे हो, ये सब 12th में आने वाला है। बट तब आएगा डायरेक्ट, मतलब बहुत ही सिंपल टर्म्स के साथ। अब टीचर समझते होंगे कि बच्चे को सब पहले से आता है। खैर चलिए, अब जरा ध्यान से सुनो। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है? नाउ लिसन टू मी केयरफुली देयर। अगर जाने वाली चीज हाइड्रोजन है, वन दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम सरफेस, ये सबस्ट्रेट, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, आने वाली चीज कुछ भी हो उसकी चिंता मत करना, जाने वाली चीज क्या है? हाइड्रोजन। तुम्हें दिख गया मैम ये जो बी हट रहा है ना मैम, दिस इज हाइड्रोजन। इफ यू से दैट कॉन्फिडेंटली मैम हाइड्रोजन हट रहा है,
समझ जाना, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि तब आने वाली चीज हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होती है, न्यूक्लियोफाइल हो ही नहीं सकती। नाउ लिसन द कॉन्सेप्ट, देखो लॉजिक सुनो, रटो मत, सुनो। व्हाट चार्ज डज हाइड्रोजन कैरी? हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। जब पॉजिटिव चीज जा रही है तो उसकी वैकेंसी, उसकी जगह जो खाली हो गई है, उसे भरने को एक पॉजिटिव चीज ही तो आएगी अंदर। हु डू यू थिंक इज पॉजिटिवली चार्ज? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? इट्स इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए आने वाली चीज हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होती है। तो जाने वाली चीज का ध्यान रखो, इफ इट इज हाइड्रोजन देन इट इज ऑलवेज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिमेंबर बेटा। अगर जाने वाली चीज हाइड्रोजन के अलावा कुछ और है, मान लो Cl जा रहा है, मान लो Cn जा रहा है, तो समझ जाना ये अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है? इफ दिस बी कंपाउंड, ठीक है, मैं बी हाईलाइट कर रही हूं, इफ बी इज नॉट, if B is any other atom but not hydrogen, तो समझ जाना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अच्छा बताओ, मैं कह रही हूं अगर Cl हट रहा है, व्हाट चार्ज डज Cl कैरी? नेगेटिव। इफ अ नेगेटिव थिंग इज लीविंग देन अन अदर नेगेटिव थिंग हैज टू गेट इनसाइड इन ऑर्डर टू बैलेंस द मॉलिक्यूल। तो नेगेटिव चार्ज बेटा न्यूक्लियोफाइल पर है, तो न्यूक्लियोफाइल अंदर आकर उसे कवर अप करता है। गॉट इट? अब अगर जाने आने की चीज हाइड्रोजन है या Cl है, कुछ भी है, मगर एरो के ऊपर लिखा है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट मतलब सनलाइट या इलेक्ट्रिक आर्क या पॉलीमराइजेशन या सुवेंस्लो ब्ला ब्ला जो भी आपने याद किया, तो ये क्या है? फ्री रेडिकल। ठीक है, यानी जो अभी हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था, व्हेन यू पीपल केम बेटा, उसी टाइम पे मैं पढ़ा रही थी ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे ये पॉइंट और है, दैट इज अगर अल्ट्रा वायलेट लिखा हो या सनलाइट लिखा हो तो हमेशा फ्री रेडिकल ही इन्वॉल्व होता है। इज दैट क्लियर? इतनी बातें रहेंगी दिमाग में? ठीक है, ये सब मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ बच्चे, बट आई ऑलवेज रिवाइज विद दिस चैप्टर। द पॉइंट इज कि नए नए होना भी 11th में। हाँ, अगर एक ही क्लास को 2-3 बार रिपीट कर लोगे तो काफी अच्छा हो जाएगा टॉपिक, इफ यू हैव अ गुड प्लानिंग तो। बट इतने मन से मत पढ़ो यार, 11th को आगे बढ़ो, सब हो जाता है एक साल के अंदर। तो डू रिमेम्बर माय डियर, नाउ आई विल पुट अप सम क्वेश्चंस सो दैट आप, मैं क्लियर हो जाऊं कि आपको सब्स्टिट्यूशन पता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की पहचान क्या है? व्हेन वी टॉक इन हिंदी, एक चीज आती है, एक चीज बाहर जाती है। अच्छा, कभी भी कोई रिएक्शन होता है उसमें रिएजेंट्स दो तरीके के होते हैं, वन इज सबस्ट्रेट एंड सेकंड इज अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट के टाइप्स बताओ बेटा। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल। Electrophiles carry positive charge, nucleophiles carry negative charge, and free radicals carry no charge but an unpaired electron. ठीक है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो electrophilic substitution reaction, nucleophiles nucleophilic substitution reaction, and so goes free radical substitution reactions. Now, how to know कि electrophilic हो रहा है, nucleophilic हो रहा है, free radical substitution हो रहा है? तो ये देखो जाने वाली चीज क्या थी। अगर जाने वाली चीज हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोफिलिक हुआ है, उसके अलावा कोई और है, न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है। अब मैम आता जाता हो सकता है हाइड्रोजन भी हो या कोई और भी हो, मगर मैम एरो के ऊपर हमें क्या दिख गया? अल्ट्रा वायलेट सनलाइट। सब्स्टिट्यूशन में दो चीजें दिखती हैं, अल्ट्रा वायलेट और सनलाइट, तो ये फ्री रेडिकल। तब आने जाने को भूल जाना कि हाइड्रोजन गया, ये गया, एरो को देख लो बस, एरो को। इज दैट क्लियर? एंड दैट विल बी क्लियरली हाईलाइटेड। समझ में आ गया बेटा? दिस इज व्हाट वी कॉल एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इस चैप्टर से सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहां लिखिएगा, वी विल बी स्टडिंग हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, these three.
पुट डाउन द हेडिंग बेटा हैलोजिनेशन। जो आप बचपन, आई एम सॉरी, अपने 10th में पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है, तो वो आपने क्या पढ़ रखा है? क्लोरीनेशन, इफ यू पीपल रिमेंबर, इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। तो लेट्स गो विद दैट ओनली। मीथेन का क्लोरीनेशन आप करते थे, ये तो बहुत इंटरेस्टिंगली करते होंगे, हालांकि रिएक्शन रेयरली पूछी जाती है, लेकिन फिर भी मिथेन के साथ Cl2 जुड़ा तो एक H और एक Cl बाहर, एंड व्हाट्स लेफ्ट बिहाइंड बेटा? CH3Cl। याद आया? अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में आप ये किया करते थे। अगेन अगर आपने यहाँ पे करा, यानी फिर से आपने एक Cl2 डाला और फिर से एक HCl माइनस किया, तो एक H यहाँ से और एक Cl यहाँ से हट गया, तो ये आपके पास आया CH2Cl2। एक Cl यहाँ से एक्स्ट्रा ऐड हो गया इस वजह से। फिर आपने किया प्लस Cl2, फिर आपने किया माइनस HCl, तो एक HCl फिर से बाहर हुआ CHCl3। अगेन आपने किया प्लस Cl2, फिर एक किया माइनस HCl, व्हाट यू गेट? CCl4। ये याद आ रही है रिएक्शन? 10th में करी थी आपने, बहुत रिलीजियसली करी होगी इस चीज को, है ना? या दैट्स ट्रू, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। हमेशा याद रखना, क्लोरोफॉर्म की पहचान ये है बेटा, सूंघ कर पहचान मत करना, ठीक है? फिर तो सीधे ही बेटा कहीं और ही मिलेंगे। ओके, द पॉइंट इज CHCl3 में क्लोरीन ज्यादा होता है। नॉर्मली बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं CH3Cl और CHCl3 में, कई बार हो जाता है फर्स्ट टाइमर्स, ठीक है? तो याद रखना, दिस इज द वे दैट आई यूज टू रिमेम्बर, क्लोरीन ज्यादा है, क्लोरोफॉर्म। तो CHCl3 is chloroform. Okay, when we name them, this is methane, this is chloromethane. Yeah, this is dichloromethane, or you can also call this as 1,1 dichloromethane. इसको कहते तो हैं 1,1,1, मतलब 3 बार ट्राइक्लोरोमीथेन, बट इसका ज्यादा नाम जो पॉपुलर है वो यही है, क्लोरोफॉर्म। एंड दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। आई होप एवरीवन रिमेम्बर दिस। ये तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है बच्चे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा, जैसे हम लोग यहाँ पे बार बार ये लिख रहे हैं कि अल्ट्रावायलेट है, अल्ट्रावायलेट है, अल्ट्रावायलेट है, व्हाट डू यू थिंक? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, फ्री रेडिकल है? या, बिकॉज एरो के ऊपर क्या है? अल्ट्रावायलेट। एज आई एक्सप्लेन यू बेटा, मैंने आपको क्या बोला था, अगर अल्ट्रावायलेट है तो कौन सा है ये? फ्री रेडिकल। ऐसे क्वेश्चन जितना ज्यादा इसमें स्पॉन्टेनिटी आएगी ना आपकी, उतना अच्छा आपको सब्जेक्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए पहले तो एक बात यहाँ लिखिए, इन द अबव रिएक्शन फ्री रेडिकल्स आर इन्वॉल्व। सेकेंड, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एंड दिस इज आयोडीन। हम जब हैलोजिनेशन कहते हैं तो हम जनरल बोलते हैं ना, हैलोजिनेशन, दैट मीन्स यू कैन यूज एनी हैलोजन, नॉट नेसेसरली ऑलवेज क्लोरीन। व्हाई डू वी हैव सो लगाव विद क्लोरीन? हम क्लोरीन को ही क्यों यूज करते हैं? व्हाई कांट वी टेक फ्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन? इनको क्यों इतना नहीं करते? ऐसा नहीं है, हम इन्हें यूज कर चुके हैं, बट बेटा फ्लोरीन सबसे ज्यादा वायलेंट नेचर का मॉलिक्यूल होता है। मतलब इसको, ट्रस्ट मी ऑन दैट, व्हेन आई वाज अंडरगोइंग माय पीएचडी, तो वन ऑफ माय टीचर्स वन टाइम ही सेड टू अस, कि मतलब हम लोग बहुत सारे थे तो जैसे हम लोग कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात बोली थी, भैया फ्लोरीन के पास भी मत जाना। ये जब डाला जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर और इसके साथ जो भी केमिकल मिक्स किया जाता है, बस जब वो टेस्ट ट्यूब फूटती है ना, किसी की आग की पुतली उसकी नहीं फूटेगी जो बिल्कुल पास में होगा। अगर कोई कॉर्नर मोस्ट में भी खड़ा हुआ है उस बड़ी सी क्लासरूम के अंदर, वो कहाँ कहाँ फ्लाई करके जाएगा आप सोच नहीं सकते। तो कहते हैं फ्लोरीन के कंपाउंड्स को तो टच करने से दूर दूर तक हटो। यहाँ तक कि इतने साइंटिस्ट को, इतने ज्यादा लोगों को अवार्ड्स मिल चुके हैं जिन्होंने फ्लोरीन के कंपाउंड्स बनाए हैं, मतलब अपनी जान पर रिस्क लेकर। तो इसे कहते हैं फ्लोरीन से तो बचो जितना हो सके। इसलिए फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव बेटा, इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि इसे अवॉइड किया जाता है। अब आयोडीन की बात करो, ये उल्टा है, जस्ट फ्लोरीन का उल्टा।
ये इतना सुस्त है कि इसको कराने के लिए पता नहीं कितने रिएजेंट्स डालने पड़ते हैं, इतना खर्चा करवाता है ये आयोडीन। तो इसके अंदर पता नहीं कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने पड़ेंगे तब जाके ये एक्टिव होता है एंड सो ऑन। तो आयोडीन इज लीस्ट रिएक्टिव, इसलिए क्लोरीन और ब्रोमीन दो रह जाते हैं, इनको मोस्टली यूज किया जाता है। गॉट इट डियर? तो डू रिमेंबर, ये आपके 11th का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस। तो कोई कह रहे व्हाई नॉट फ्लोरीन, वायलेंट नेचर। व्हाई नॉट आयोडीन, वेरी सुस्त, तो यानी लिखना स्लो रिएक्शंस। It is so violent that it can't be controlled. Iodination is very slow, very slow. इतने में तो रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ क्लास 11th, ये तो था सारा 10th का पॉइंट, इतना सा जो तुमने पढ़ा। तो 10th तो आने की नहीं, ठीक है, इंट्रो वो बेस आता है, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा, ये वाले पॉइंट पूछे जाएंगे जब आप लिख रहे हो। नाउ नेक्स्ट इज, मैं आए, कर लो पहले। मैं आए दिया। ओके, सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज primary, secondary, and tertiary hydrogen of alkanes। अब जरा इस पॉइंट को समझो। देखो, जब आपने 11th में, सॉरी, आप लोगों ने 10th में सीखा था, होता क्या है बेटा, जब हम मिथेन के साथ Cl2 ऐड करते हैं, एक H यहां से हटता है कि नहीं, एक H यहाँ का, और इधर का क्या ले जाता है, एक Cl, HCl बाहर, और एक Cl जो बचता है वो इधर आ जाता है, इजंट इट? तभी CH3Cl बना। तो ये H हटने की बात पे हम लोग बात करेंगे कि H हटता रहता है बार बार। नाउ लिसन, ये एक एल्केन है डियर। तो यहाँ पे मैं हर कार्बन का वैलेंसी पूरी कर रही हूँ, यहाँ पे CH3 ऐसे करके। नाउ लेट अस डेजिग्नेट इट, कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी, कौन टर्शरी। ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कार्बन है प्राइमरी। ये वाला कार्बन एक, दो, तीन कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये है टर्शरी। ये वाला कार्बन एक, दो और तीन कार्बन से कनेक्टेड है, ये भी है टर्शरी। ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से है, प्राइमरी। और अगर मैं इधर चेंज कर दूं बस, जस्ट टू मेक अ डिफरेंस, यहाँ पे CH2 और इधर मैं लगा रही हूँ CH3। अब बताओ, ये वाला कार्बन जो है, ये कितने कार्बनों से कनेक्टेड है, दिस वन, एक, और नीचे दो, तो ये है सेकेंडरी। फिर ये सिर्फ एक से कनेक्टेड है, ये है प्राइमरी। गॉट इट? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन एटम्स। तो जो कार्बन जिस डेजिग्नेटेड कार्बन के साथ अटैच्ड है, उनके हाइड्रोजनों को भी वही कहा जाता है। लाइक दीज विल बी कॉल्ड एज टर्शरी सॉरी प्राइमरी हाइड्रोजन। ये वाला अगर टर्शरी के साथ ये वाला हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो इस हाइड्रोजन को कहेंगे टर्शरी हाइड्रोजन। इस वाले टर्शरी को, इस वाले को कहेंगे टर्शरी कार्बन के साथ अटैच ये वाला हाइड्रोजन है टर्शरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच ये दो हाइड्रोजन है, दीज आर सेकेंडरी हाइड्रोजन। ये प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है हाइड्रोजन, तो दिस इज, दीज आर प्राइमरी हाइड्रोजन। गॉट इट बेटा? तो ये है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हाइड्रोजन ऑफ एल्केन। समझ में आई बात? तो व्हेन वी से, अगर कोई ऐसा एल्केन सब्जेक्ट हम कर दें टू द सेम प्रोसेस ऑफ हैलोजिनेशन, यानी क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, तो सबसे पहले टर्शरी हाइड्रोजन बाहर निकलता है, सबसे पहले। व्हेन द टर्शरी हाइड्रोजन सारे हट जाएंगे, उसके बाद बारी आती है सेकेंडरी हाइड्रोजनों की, फिर बारी आती है प्राइमरी हाइड्रोजनों की। ये है ये वाला पॉइंट। समझ में आ गई बात? तो व्हेन वे से कि इस सब में कौन सा हाइड्रोजन सबसे पहले हटेगा, तो टर्शरी वाले हाइड्रोजन सबसे पहले हटेंगे, ये दोनों, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। गॉट इट बेटा? बस ये पॉइंट नोट कर लीजिए, दैट्स इट। This is rate of replacement of hydrogens in alkanes.
तो आज के लिए हम इन पॉइंट्स को बस यहीं तक रखते हैं. दिस इज ऑल डन फॉर टुडे. रेस्ट ऑफ ऑल विल फॉलो टुमारो. डू रिमेम्बर, मैंने आपसे कहा है 10th इट विल बी अ हॉलीडे. 11, 12 सैटरडे संडे आपके टेस्ट होंगे. यानी फिर हम लोग एंड 13 इज अनदर हॉलीडे बेटा. आई लेट यू नो टुमारो. आई विल मेकिंग इट श्योर. और 14 से फिर विल बी इन कंटिन्यूशन. ओके डियर. To be honest, 10th is a fast day, बच्चे, and 13th is another fast. That's why I'm keeping them as holidays. उसके बाद will be in continuation. But this is the best time for those जिनका जो भी छूटा हुआ है cover up कर लें. और अब हमारा कोर्स इतना नहीं रहा है. मैं आराम आराम से भी चलूँ ना तो भी मेरा कोर्स 2 महीने से ज्यादा का नहीं रहा. ठीक है, मैं कितना भी एक्सटेंड कर लूँ लेकिन मैं बहुत स्लो चलूंगी. वॉट इट डियर. तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी सब कल करते हैं. दिस इज ऑल डन फॉर टुडे. सो गुड बाय फॉर नाउ.